दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वांटम यांत्रिकी के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वांटम यांत्रिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्वांटम यांत्रिकी का परिचय, चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाएं एवं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम यांत्रिकी का परिचय या कृष्णिका विकिरण। तो क्वांटम यांत्रिकी के परिचय में हम कृष्णिका विकिरण तथा कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो क्वांटम यांत्रिकी का परिचय। न्यूटन की यांत्रिकी भौतिकी के मूलभूत नियम या चिरसम्मत यांत्रिकी पर आधारित है। न्यूटन की यांत्रिकी हमने पहले पढ़ी हुई है। तो न्यूटन की यांत्रिकी भौतिकी के मूलभूत नियम या चिरसम्मत यांत्रिकी पर आधारित है। यह यांत्रिकी केवल स्थूल कणों पर प्रयोग में ली जा सकती है। यदि कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो तो यह यांत्रिकी उपयोगी नहीं है। चिरसम्मत यांत्रिकी में प्रयुक्त आधारभूत सिद्धांत लैग्रांज समीकरण एवं हैमिल्टनी समीकरण हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी में विद्युत चुंबकीय, ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी भी निहित हैं। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण को प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण हमने प्रकाशिकी में अध्ययन किया हुआ है। तो तरंग सिद्धांत द्वारा या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण को समझा सकते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को इस सिद्धांत की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। इन घटनाओं को एक नई यांत्रिकी, जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी या प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, की सहायता से समझाया जा सकता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को समझाने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति उपयोगी नहीं है। इसे हम क्वांटम यांत्रिकी द्वारा समझा सकते हैं। कृष्णिका विकिरण एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर ले, चाहे आपतित विकिरण किसी भी तरंगदैर्ध्य की क्यों न हो, कृष्णिका कहलाती है। तो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर ले। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपतित विकिरण किस तरंगदैर्ध्य की है। कोई भी वस्तु अपने ऊपर आपतित 100% विकिरणों का अवशोषण नहीं करती है। तो प्रकृति में ऐसी कोई भी वस्तु संभव नहीं है जो अपने ऊपर आपतित 100% विकिरणों का अवशोषण करती है, अर्थात आदर्श कृष्णिका संभव नहीं है। काजल, कार्बन काला, प्लेटिनम काला आदि अपने ऊपर आपतित विकिरणों का 90 से 95% अवशोषण कर लेते हैं, अतः इन्हें हम कृष्णिका मान सकते हैं। तो काजल, कार्बन ब्लैक या कार्बन काला, इसी प्रकार प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम काला अपने ऊपर आपतित विकिरणों में से 90 से 95% विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हम कृष्णिका मान सकते हैं। यदि एक कृष्णिका को एक समतापीय आवरण में रख दिया जाए
तो यह वस्तु जब आवरण के ऊष्मीय साम्य में होती है तो संपूर्ण विकिरणों का उत्सर्जन करती है। तो यह हमारा कोई समतापीय आवरण है। इसमें हमने एक वस्तु रखी है। यह वस्तु इस आवरण के साथ में ऊष्मीय साम्य में है। तो यह वस्तु संपूर्ण विकिरणों का उत्सर्जन करती है। समतापीय आवरण से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाती हैं। तो अभी हमने ये समतापीय आवरण दर्शाया था और ये हमारी एक वस्तु थी जो इस आवरण के साथ में ऊष्मीय साम्य में थी। तो इस समतापीय आवरण द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाती हैं। चूंकि ये विकिरण किसी कोटर या द्वारक से निकलती हैं, अतः इन्हें द्वारक अनुनादक के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने एक ऊष्मीय आवरण दिखाया था। उस ऊष्मीय आवरण से विकिरण किसी कोटर या द्वारक द्वारा बाहर निकलती हैं, इसलिए इन्हें हम द्वारक अनुनादक के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमारा कोई ऊष्मीय आवरण था। यहां से एक कोटर या द्वारक द्वारा विकिरण बाहर निकलती हैं, इसलिए इसे हम कोटर अनुनादक भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, इसके बारे में सर्वप्रथम ल्यूमर तथा प्रिंगस्ट्रॉम ने बताया था। तो यहां पर हमने स्पेक्ट्रम के ऊर्जा वितरण वक्र को प्राप्त करने के लिए एक प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई है। ये एक ब्लैक बॉडी चैम्बर या कृष्णिका चैम्बर है। S1 तथा S2 स्लिट हैं। तो S1 तथा S2 स्लिट हैं। M1 तथा M2 अर्थात ये और ये दोनों दर्पण हैं। M1 तथा M2 दर्पण हैं। ABC अर्थात ये एक रॉक सॉल्ट या फ्लोरिस्पर प्रिज्म है तथा यह प्रिज्म एक वृत्ताकार घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है, जिससे कि अगर इस टेबल को आप घुमाओगे तो ये हमारा प्रिज्म भी घूमेगा तथा इस प्रिज्म के विभिन्न भागों द्वारा विकिरण परावर्तित होकर इस बोलोमीटर में प्रवेश करेगी। तो यह हमारी प्रायोगिक व्यवस्था थी। S1 को M1 के फोकस पर रखा जाता है, जिससे कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात विकिरण या किरण समांतर हो जाती हैं। तो इस स्लिट S1 को दर्पण M1 के फोकस पर रखते हैं, जिससे कि इस दर्पण M1 द्वारा परावर्तित होकर ये विकिरण समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होती हैं। तो यहां पर हमारा कृष्णिका चैम्बर था। ये विकिरण उत्सर्जित करेगा तथा ये विकिरण इस स्लिट द्वारा एक सूक्ष्म विकिरण पुंज के रूप में इस दर्पण पर आपतित होती हैं। अब इस दर्पण द्वारा परावर्तित होकर ये इस प्रिज्म ABC पर आपतित होती है तथा इस प्रिज्म द्वारा गुजरने के पश्चात ये दर्पण M2 पर आती हैं। चूंकि स्लिट S2 दर्पण M2 के फोकस पर है, अतः जब ये समांतर किरण पुंज या विकिरण पुंज इस दर्पण पर आपतित होगा तो इसके द्वारा परावर्तित होकर ये यहां पर आएगा तथा यहां पर हमने एक बोलोमीटर रखा हुआ है। तो ये विकिरण पुंज इस बोलोमीटर में प्रवेश करेगा। M1 से परावर्तित विकिरण प्रिज्म ABC पर आपतित होती हैं। चूंकि ABC स्पेक्ट्रोमीटर के घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है,
अतः इसे घुमाया जा सकता है। तो ये जो हमारा एबीसी प्रिज्म है, इसको हमने स्पेक्ट्रोमीटर की घूमने वाली टेबल पर रखा है। तो जब हमारी टेबल घूमेगी तो ये प्रिज्म भी घूमेगा। अतः प्रिज्म के विभिन्न भागों से विकिरण परावर्तित होकर इस दर्पण M2 पर आपतित होंगी। एबीसी से निर्गत विकिरण अवतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं तथा अंत में बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं। तो M2 से परावर्तित होकर ये बोलोमीटर में प्रवेश करेंगी। तो यहां से विकिरण जारी थी, ये विकिरण M1 पर आई, M1 से परावर्तित होकर इस प्रिज्म के ऊपर आती है, इस प्रिज्म से निकलकर इस दर्पण M2 पर आती है तथा M2 से परावर्तित होकर ये बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं। बोलोमीटर एक संसूचित धारामापी से जुड़ा होता है तथा इसीलिए जो विकिरण बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं वे धारामापी G में एक विक्षेप प्रदान करती हैं। तो अभी हमने जो चित्र में प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई थी उसमें जो बोलोमीटर था वो बोलोमीटर एक धारामापी से जुड़ा होता है। तो जैसे ये विकिरण बोलोमीटर में प्रवेश करेंगी तो इन विकिरणों के कारण धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न होगा। घूमने वाली टेबल को धीरे धीरे घुमाया जाता है जिससे कि विकिरण के विभिन्न भाग बोलोमीटर में प्रवेश करते हैं। तो इस टेबल को हम घुमा रहे थे, तो जैसे टेबल घूमेगी ये प्रिज्म हमारा घूमेगा, तो इस प्रिज्म के विभिन्न भागों से विकिरण गुजरकर इस दर्पण M2 पर आपतित होगी, तत्पश्चात ये बोलोमीटर में प्रवेश करेंगी। वस्तु को विभिन्न तापों पर गर्म करते हैं तथा यदि हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं ई लैम्डा के मध्य वक्र खींचें तो वह वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। तो अब जो हमारा कृष्णिका पिंड था उसको हम विभिन्न तापों पर गर्म करते हैं तथा हम लैम्डा एवं ई लैम्डा के मध्य वक्र खींचते हैं तो वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो यह वक्र 1000 केल्विन ताप पर, ये 1500 केल्विन ताप पर, इसी प्रकार ये वाला वक्र 2000 केल्विन ताप पर प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वह तरंगदैर्घ्य जिसके संगत ई लैम्डा का मान अधिकतम है, अर्थात ये तरंगदैर्घ्य इसे हम लैम्डा m कहते हैं, यह कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है। तो 1000 केल्विन ताप पर लैम्डा m हमारा ये है, 1500 केल्विन ताप पर लैम्डा m ये हो गया तथा ताप हमने और बढ़ाकर 2000 केल्विन किया तो लैम्डा m हमें ये प्राप्त हुआ है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है लैम्डा m का मान कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। निष्कर्ष, ये हमारा वक्र था। ऊर्जा समरूप वितरित नहीं होती है। एक कृष्णिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान ताप T के साथ तेजी से ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 के अनुसार बढ़ता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ई लैम्डा का मान अत्यंत तेजी से बढ़ेगा। तो कृष्णिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान ताप के साथ इस सूत्रानुसार परिवर्तित होता है। एक दिए गए ताप पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा के साथ विकिरण ऊर्जा का मान बढ़ता है, अधिकतम पहुंचता है तथा पुनः घटता है। जैसे हम इस 1500 केल्विन ताप की बात करें तो जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाओगे ई लैम्डा का मान बढ़ेगा, अधिकतम होगा, तत्पश्चात लैम्डा के साथ में ई लैम्डा का मान पुनः घटेगा। अधिकतम ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य अर्थात लैम्डा m का मान ताप T के साथ लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T के रूप में घटता है। अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वह तरंगदैर्घ्य जिसके संगत ई लैम्डा का मान अधिकतम है वह कम तरंगदैर्घ्य की ओर स्थापित होगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है अधिकतम ई लैम्डा के संगत लैम्डा का मान कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है।
कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम से संबंधित नियम। तो ये हमारा कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम था। सर्वप्रथम स्टीफन का नियम। किसी पूर्णतः काली वस्तु या पूर्णतः कृष्णिका से प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर इसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो किसी पूर्णतः काली वस्तु या पूर्णतः कृष्णिका अर्थात परफेक्ट ब्लैक बॉडी से प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर इसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। यहां T परम ताप है या केल्विन पैमाने पर ताप का मान है। अब यहां पर ये समानुपाती चिन्ह है। यदि हम इसे हटाएंगे तो हमें एक नियतांक प्राप्त होगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है। So E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4, और ये जो हमारा सिग्मा है यह स्टीफन नियतांक है जिसका मान 5.672 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज़ टू 4 होता है। तो इस सिग्मा का मान ये है। वीन का विस्थापन नियम। तो अगला नियम है वीन का विस्थापन नियम। इस नियमानुसार अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा m तथा परम ताप का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा m तथा परम ताप का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू नियतांक। सो लैम्डा m का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी। तो लैम्डा m तथा t का गुणनफल एक नियतांक है जिसे हमने b कहा है, तथा यह b वीन नियतांक है। b वीन का नियतांक कहलाता है जिसका मान 2.88 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन है। चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाएं। तो सबसे पहले वीन का विस्थापन नियम। प्रायोगिक रूप में यह पाया गया है कि स्पेक्ट्रमी क्षेत्र लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य किसी ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 f ऑफ लैम्डा t डी लैम्डा। तो प्रायोगिक रूप में यह पाया गया है कि स्पेक्ट्रमी क्षेत्र लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य किसी ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व हमारा ये होगा। अब हम इस लैम्डा की पावर 5 को अगर अंश में लेके आए तो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू a इंटू लैम्डा की पावर -5 f ऑफ लैम्डा t डी लैम्डा। यहां a एक नियतांक है। अब यदि हम लैम्डा तथा u लैम्डा के मध्य वक्र खींचे तो वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। यह सॉलिड लाइन या ठोस रेखा प्रायोगिक वक्र को दर्शाती है, जबकि ये जो डॉटेड लाइन है यह वीन का नियम एवं रेले जीन के नियम को दर्शाती है। अब चित्र से स्पष्ट है कि वीन का सूत्र निम्न तरंगदैर्घ्य पर प्रायोगिक सूत्र से मेल खाता है, जबकि उच्च तरंगदैर्घ्य पर यह प्रायोगिक वक्र से मेल नहीं खाता है। तो वास्तव में ये जो डॉटेड लाइन है ये निम्न तरंगदैर्घ्य पर प्रायोगिक वक्र के अत्यंत समीप होगी या प्रायोगिक वक्र के अनुसार परिवर्तित होगी, परंतु जब तरंगदैर्घ्य का मान अत्यंत अधिक होगा तो यह हमारा प्रायोगिक वक्र, तो इस वक्र से इस बिंदुवत रेखा का विचलन बढ़ता जाएगा
अर्थात उच्च तरंग दैर्ध्य पर वीन का नियम या वीन का सूत्र प्रायोगिक वक्र से मेल नहीं खाता है। अगला है रेले जीन का नियम। ऊर्जा समविभाजन के नियम का उपयोग करके रेले जीन ने एक सूत्र स्थापित किया जो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा है। तो ऊर्जा समविभाजन के नियम का उपयोग करके रेले जीन ने जो सूत्र स्थापित किया वो ये है। यहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक है, टी परम ताप है, जबकि लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। अब ये हमारा लैम्डा एवं यू लैम्डा के मध्य वक्र है। स्पष्ट है कि जब लैम्डा का मान अधिक होगा तो रेले जीन का नियम प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, जबकि निम्न तरंग दैर्ध्य पर यह प्रायोगिक वक्र से मेल नहीं खाता है। रेले जीन का सूत्र उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, जबकि निम्न तरंग दैर्ध्य पर यह असफल हो जाता है। अब किसी ताप पर कुल ऊर्जा का यदि हम मान निकालें तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा का मान अनंत होता है, परंतु स्टीफन के नियम के यह विरुद्ध है, क्योंकि कुल ऊर्जा का मान अनंत होना संभव नहीं है। अतः यह स्टीफन नियम के विरुद्ध है। स्टीफन के नियमानुसार E is directly proportional to T की पावर 4। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? मैक्स प्लांक ने यह माना कि विकिरक कोटर की दीवार के परमाणु दोलक की भांति व्यवहार करते हैं कि हमने कोई आवरण लिया था, इसके अंदर हमारा कोई कृष्णिका पिंड था, यह कृष्ण पिंड था। अब जब यह इस आवरण के साथ में ऊष्मीय साम्य में होता है तो इससे उत्सर्जित विकिरण कृष्णिका विकिरण थी। अब मैक्स प्लांक ने यह माना कि विकिरक कोटर अर्थात ये विकिरक कोटर की दीवार के परमाणु दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। ये दोलक कोटर में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, साथ ही वे इसी समय इस पर आपतित विकिरणों का अवशोषण भी करते हैं एवं साम्यावस्था बनाए रखते हैं। तो ये जो दोलक हैं ये कोटर में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इसी समय यह इस पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण भी करते हैं तथा साम्यावस्था बनाए रखते हैं। अब प्लांक के सिद्धांत में उसने किन मान्यताओं का प्रयोग किया? एक दोलित्र की ऊर्जा सतत न होकर केवल विविक्त होती है, तो दोलित्र की ऊर्जा कभी भी सतत नहीं होती है, वह सदैव विविक्त रूप में होती है तथा ऊर्जा का मान E इक्वल टू एन एच न्यू होता है, जहां n पूर्णांक है, h प्लांक नियतांक है, जबकि न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में करता है, जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है। तो प्लांक ने यह माना कि यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है तो वह या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जबकि यदि वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तथा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है तथा एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। सो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू एच न्यू। तो जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण इस प्रकार होगा।
यहां डेल्टा एन का मान 1, 2, 3 आदि है। प्लांक का क्वांटम सूत्र। इस सूत्र के अनुसार न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति अंतराल में विकिरण का ऊर्जा घनत्व यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एच न्यू अपॉन ई रेज टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। तो प्लांक के क्वांटम सूत्र के अनुसार न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति अंतराल में विकिरण ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। अब यदि हम इसे लैम्डा के रूप में लिखें सो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। सो डी न्यू इज इक्वल टू माइनस C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। परंतु हम यहां पर इसके परिमाण का प्रयोग करेंगे, इसलिए डी न्यू को हम C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा लिख देते हैं। सो 8 पाई न्यू आ जाएगा C बाई लैम्डा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C क्यूब। मैं इसमें मान रख रहा हूं इनटू एच, न्यू की जगह C बाई लैम्डा, सो C बाई लैम्डा होल क्यूब डिवाइडेड बाय E की पावर h न्यू अपॉन के टी। तो जैसे न्यू की जगह C बाई लैम्डा रखोगे सो एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब यहां पर ये C क्यूब और ये C, तो C की पावर 4 और नीचे क्या है C क्यूब। तो जैसे इससे ये काटोगे तो यहां पर C बच जाएगा। सो 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय यहां पर लैम्डा क्यूब और इधर लैम्डा स्क्वायर, तो अपॉन लैम्डा के पावर 5 1 अपॉन ई रेज टू एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। तो यदि हम प्लांक के क्वांटम सूत्र को तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखें तो ये, तथा आवृत्ति के पदों में लिखें तो ये होगा। जब तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान अत्यंत अल्प हो तो यदि लैम्डा का मान अल्प है तो e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान 1 की तुलना में अत्यंत अधिक होगा, तथा प्लांक का सूत्र ये था। अब e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान 1 की तुलना में अत्यंत अधिक है, तो हम इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, और इसको अगर अंश में लेके जाओगे तो e की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। सो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू 5 e की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। अब ये हमारा क्या होगा कांस्टेंट a, और ये क्या होगा फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड t। सो u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू a लैम्डा रेज टू माइनस 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा t डी लैम्डा। सो 8 पाई एच सी को a लिख देंगे एंड e की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी को फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड t लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू a अपॉन लैम्डा रेज टू 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा t डी लैम्डा। और ये क्या है, ये वीन का विस्थापन नियम है। अतः निम्न तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण सूत्र वीन के नियम का पालन करता है। अतः निम्न तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण सूत्र वीन के नियम का पालन करता है, और यही हमने प्रायोगिक वक्र में दर्शाया था। जब तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान अधिक हो, तो यदि लैम्डा का मान अधिक होगा तो e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज इक्वल टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, अर्थात e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 को एच सी अपॉन लैम्डा के टी लिख देंगे। सो प्लांक का विकिरण सूत्र ये था। अब इसको हम 1 अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा के टी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू 5, और इसको अंश में ले जाओ
सो लैम्डा के टी अपॉन एच सी इंटू डी लैम्डा। तो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दो, सो 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज टू 4 डी लैम्डा। सो यू लैम्डा डी लैम्डा का मान हमें ये मिलेगा। सो यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज टू 4 डी लैम्डा। और ये क्या है, ये रेले जीन का नियम है। अतः उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण सूत्र रेले जीन के नियम का पालन करता है। अतः उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण सूत्र रेले जीन नियम का पालन करता है। और यही हमने प्रायोगिक वक्र में देखा था। तो इस प्रकार प्लांक का विकिरण सूत्र सभी तरंग दैर्ध्य के लिए मान्य है। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने क्वांटम यांत्रिकी के परिचय के बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।